नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है फर्स्ट मैन और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैन एक 2018 अमेरिका जीवन ड्रामा फिल्म है जो जोश सिंगर की पटकथा से रेडीमेड चेंजल्स द्वारा निर्देशित है, जो जेम्स और हैंसन की इसी नाम से 2005 की किताब पर आधारित है। फिल्म में इयन रेक्सिल और नील आर्मस्ट्रांग की भूमिका निभाई है। साथ ही क्लेस फोज, जेसन क्लार्क, काइल चैंडल, कोरी स्टोल, फ्रिस्कोट एफवाइट और सियरन सिंड्रोम भी है। और 1969 में चंद्रमा पर अपोलो 11 मोशन के बाद वर्षों के बर्पण किया गया है। इस परियोजना की मूल रूप से घोषणा 2003 की गई थी, जिसके निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड करने वाले थे। इस प्रस्तुति के सफल होने के बाद चंचल मिस्लिग और सिंगर सभी ने 2015 तक हस्ताक्षर की है और मुख्य फोटोकॉपी नवंबर 2017 में अटलांटा में शुरू हुई। फिल्म का प्रीमियर 29 अगस्त 2018 को 2018 वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 12 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली, विशेष रूप से निर्देशन गोसलिंग और फार के प्रदर्शन, संगीत स्कोर और चंद्रमा पर उतरने के क्रम के संबंध में। फिल्म की रिलीज में से पहले फिल्म निर्माताओं ने द्वारा चंद्रमा की सतह पर अमेरिकी ध्वज के हेडबैंड का चित्रण करने के संपत्ति करने के कुछ टिप्पणी करो के देशभक्ति की कमी के लिए फिल्म की आलोचना की। अपने सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत और उल्लेखनीय कलाकार और चालक और दल और 59 मिलियन के उत्पादन बजट के बावजूद फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक माना गया है। इसने दुनिया भर में 105.7 मिलियन की कमाई की। इसका प्रशंसाएं मिली, जिसमें 76 गोल्ड अवार्ड्स में 2 नामांकन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर जीतना, 24 प्रेस्टीज साइंस अवार्ड्स में 10 नामांकन, सर्वश्रेष्ठ प्रसारण पदित और सर्वश्रेष्ठ स्कोर जीतता है। 72 ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स में 7 नामांकन शामिल है। 91 अकादमी पुरस्कारों में 4 नामांकन, सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों का पुरस्कार 1961 में नासा के परीक्षण के पायलट नील आर्मस्ट्रांग एवं X-15 रॉक संचालित अंतरिक्ष यान उड़ा दे थे, जब वो अनजाने में वायुमंडल से पछले गए। हालांकि वो विमान को मोजाबी स्थान में उतरने की सफल हो जाते हैं, लेकिन उसके सहयोगी ने चिंता व्यक्त की है और दुर्घटनाओं को उसका हालिया रिकॉर्ड ध्यान भटकाने के कारण है। उनकी 2 साल की बेटी कैरन का ब्रेन ट्यूमर का इलाज चल रहे हैं। उसे अपने जाने के लिए बेताब आर्मस्ट्रांग उसके लक्षणों का एक विस्तृत लॉग रखता है और संभावित उपचारों पर शोध करता है, लेकिन उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको सुखी होकर और संदेह करते हुए कि उसे जमीन से हटा दिया गया है। आर्मस्ट्रांग ने प्रोजेक्ट जमीनी के लिए आवेदन किया और उसे नासा अंतरिक्ष यात्री समूह 2 में स्वीकार कर लिया है। अपनी पत्नी जेनेट और अपने बेटे के रिक के साथ आर्मस्ट्रांग अयंग अंतरिक्ष यात्री परिवारों के साथ ह्यूस्टन चले गए और वो एक नागरिक परीक्षण पायलट एलियट की सी एंड हाइट से मित्रता करता है। जैसे ही आर्मस्ट्रांग ने परीक्षण शुरू किया, डेके स्टेलर ने नए अंतरिक्ष यात्रियों को जेमिना कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया, क्योंकि सोवियत संघ अंतरिक्ष दौर में हर मोल मील की पत्थर तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आगे पहुंच गया था। आर्मस्ट्रांग और जेनेट का एक दूसरा बेटा मार्क था। 1965 में सोवियत संघ द्वारा पहली अतिरिक्त सेवाएं पूरी करने के बाद आर्मस्ट्रांग की सूचित किया गया है कि वो जमीनी 8 की कमान संभालेंगे, जिसके पायलट डेविड कॉस्ट होगा। मिशन से पहले ही जिम्स ने आर्मस्ट्रांग का हालिया नुकसान पर दुख और दायरा हो गया। आर्मस्ट्रांग और स्कोन ने जमीन 8 पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया और जेनेल लक्ष्य वाहन के साथ डॉक किया, लेकिन इसके तुरंत बाद एक करीबी एक अंतरिक्ष यान तेजी से खतरनाक गति से लौट गया। लगभग ब्लैक आउट होने के बाद आर्मस्ट्रांग RCS थ्रस्ट को सक्रिय करने और मिशन को सुरक्षित रखने के समाप्त कर देता। शुरू में उन्हें आलोचना का समाप्त करना पड़ा, लेकिन नासा ने निर्धारित किया कि चालक दल की कोई गलती नहीं है और मिशन का सफलता का दर्जा दिया गया है। बाद में फ्लाइट ने खुलासा किया कि उसे गैस ग्रिटोस और रोजर फाफी से
साथ अपोलो 1 मिशन के लिए चुना गया है। 27 जनवरी 1967 में एक लॉन्च रिहर्सल परीक्षण के दौरान आग लगने से हाइट को अपोलो 1 चालक दल की मृत्यु हो गई। व्हाइट हाउस में नासा का प्रतिबंधित करते समय आर्मस्ट्रांग की ये खबर पता चली। अगस्त वर्ष एक दुर्घटना में आर्मस्ट्रांग के चंद्र अनुसंधान वाहन से बाहर निकलने के बाद जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। सेलन ने आर्मस्ट्रांग को सूचित किया है उन्हें अपोलो 11 की कमान के लिए चुना गया और संभवतः पहली चंद्र मिलियन के प्रयास के होगा। जैसे जैसे मिशन नज़दीक आता है नील अधिक व्यस्त हो जाते हैं और अपने परिवार से भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। लॉन्च से पहले जेनेट ने आर्मस्ट्रांग से इस संबंधों के बारे में पूछा कि वो हर उड़ान जीवित नहीं बच सकता, कि उसे देकर कहता है कि वो अपने युवा बेटों के मिशन की जोखिम के बारे में समझाएं। अपने सामने आसने के बारे में बोले जोखिम के बारे में बताने के बाद आर्मस्ट्रांग अपने परिवार को अलविदा कहते हैं। प्रशिक्षण के 3 दिन बाद अपोलो 11 चंद्र कक्षक में प्रवेश करता है। आर्मस्ट्रांग ने वेल्डिंग ईगल के डेनमार्क करते हैं और लैंडिंग शुरू करते हैं। लैंडिंग स्थल का भूभाग अपेक्षा के अधिक कठिन हो जाए, जिसमें आर्मस्ट्रांग को अंतरिक्ष यान का मित्यूल नियंत्रण लेने के मजबूत होना पड़ा। उसने ईगल को 30 सेकंड से भी ईंधन सोच रहते हुए एक वैकल्पिक स्थल पर सफलतापूर्वक उतारा। चंद्रमा पर कदम रखने के बाद चंद्रमा को ने अपनी सिद्ध पैंकी कही, ये मनुष्यों के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। बाद में ये वो कहने के कहा कि लिटिल बेक्स क्रिकेट के गिर जाते। अपने मिशन के पूरा होने के बाद अंतरिक्ष यात्री पर लौटते हैं और उन्हें संगरोह में रखा जाता है, जहां वे जॉन एफ कैनेडी के 1962 के भाषण भी चंद्र 2 के फुटेज देखते हैं। टेलीविज़न पर गिव टू द मैन दिखाया गया और आर्मस्ट्रांग और जेनेट ने कोमलता का एक क्षण साझा करते हैं। इलेक्ट्रिक से बॉम्बे को वापस जीवन में लाते हैं, उसके यादों को बहाल करता है और स्वर्ग के रुकावट को दूर करता है। सोमो को उसके परिवार के लिए सेवा करते हैं। आर्डी और बॉम्बे उसके डिस्कॉर्ड का पीछा करते हैं और साइबोर्ड पर अपने सहयोग से संपर्क करने के लिए पास के बरंगनोर पर एक रेडियो टावर का उपयोग कर रहे हैं। जब सेकअप ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो बॉश ने हेलीकॉप्टर को गोली मार दी, लेकिन बॉम्बे ने उसे बचा लिया। वोयरा डॉर्कफील्ड से लड़ता है और उसे एक जंजीर से बांध देता है, जिससे वो अलग हो जाता है। चार्ली डिटेक्टिव वीकेंड का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन शॉटर उसका पीछा करता रहता है। हुरा बांध में दौरा नष्ट कर देता है, जिसके बाहर आ जाती है और इसके एक मालवाहक जहाज टूट जाते हैं और शहर नष्ट हो जाता है। बम्बलम्बी और चार्ली सेना से भाग जाते हैं और बाद में गोल्डन गेट ब्रिज को देखने वाली चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां चार्ली को एहसास होता है कि बम्बलम्बी का एक बड़ा उद्देश्य। और बम्बलम्बी कहता है बम्बलम्बी एक नया 1977 की सेवरल कमरे के रूप धारण करता है और चला जाता है और चार्ली अपने परिवार और मोमो के साथ फिर से मिल जाते हैं। बम्बलम्बी और अपार्टमेंट के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो साइबस्ट्रोन से सफलतापूर्वक बच निकलता था। अपने विशेष गति अगस्त वर्कर को उसे पुनः प्राप्त करने के मिशन पर एंथन के साथ जाने का निर्देश दिया। एंथन और वर्कर एक पेरिस नाइट क्लब में घुसपैठ करते हैं, जहां क्लर्क को पीड़ितों से लुटोनियों खरीदता है, जिसमें हथियार डीलर आता निस्पो पुलिस दलाल के रूप में काम करता है। वे एक आदमी को ट्रैक करने की जिस पर उन्हें संदेह के वो लड़के, लेकिन पुरुषों के टॉयलेट में गए। लड़ाई के बाद MI6 एजेंट ईसा फ्लश ने इसे मार डाला। एंथन लार्क को पहचान मानता है और निस्पो पुलिस से मिलता है, लेकिन जब मिल्टमैन की बैठक पर हमला करने की बैठक कम हो जाती है। प्लूटोनियम ने के बदले में सिमो पुलिस ने एथन को एरिस को माध्यम से चलने वाले एक बस का रंध को फैसिलिटी निकालने का काम सौंपा और डाउन स्मेट के रूप में कॉम के रूप में एक प्रदान किया है। एंथन और बार्कर ने सिमो पुलिस के भाई जोला और उनके लोगों के स्थानीय पुलिस को मारने के रोकने के लिए काफिल पर हमला किया। वे पीछा करने के लिए पुलिस मिस्पोलिस के लोगों और फास्ट दोनों का नेतृत्व करने के, जबकि बेनजी और रुथुर लेने को सुरक्षित करते हैं। इनके बाद मिस्पो पुलिस एंथन को लेने को लंदन पहुंचते हैं, जहाँ निर्देश देता है लंदन को एक सुरक्षित उन्हें एनन के लार्क के रूप में दर्शाने वाले सिद्धांतबद्ध साबित करते हुए टीम वॉकर को ये स्वीकार करते हैं कि प्रेरित करते हैं कि वो असली लार्क है। सोलन को सूचित करता है, जो सभी को हिरासत में लेने के लिए CISSD ककाई भेजते हैं। हालांकि सुनी में प्रेरित द्वारा घुसपैठ की गई है और ये वॉकर की कमान के अधीन है। वॉकर हुनले को मार देता है। एंथन
उसका पीछा करते हुए टेड मॉर्टन तक जाता है, जहां वॉकर हेलीकॉप्टर से भागने से उसने अपने पूर्व पत्नी जूलिया को धमकी देता। टीम इसला के साथ लेन और वॉकर को सिंचाई और गोले से ऊपर एक चिकित्सा शिविर में ट्रैक करता है। इसला को निकालते हैं, लेकिन चिकित्सा शिविर में आने के पश्चात जोड़े एक साथ एक परिवार शुरू करते फैसला करते। लक्ष्य वेड का पता चलता है और अनजाने में वेनेसा को मार देता है। फिर वेड ने बदला लेने के लिए उसे मार डाला। वेनेसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए उसने ये हफ्ता बाद खुद को आत्महत्या करने का प्रयास किया। वेड को उसके बाद के जीवन का दर्शन होता है, लेकिन वो अपनी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है और उसके शरीर को कोलोक्सोर द्वारा बहाल किया जाता है। वेड के पास वेनेसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में केवल एक स्की लव टोकर एक सालगिरह का उपहार बचा हुआ है। एक्स मैन में ठीक होने पर वेड अनिच्छा से एक्स मैन से शामिल होते हैं, लिए सहमत हो जाते हैं। वेड उसका मानता है कि वेनेसा उसे चाहती होगी। वो कोलासोस और नोगा सोनिक इंडियंस के बैरोस के एक्सचेंज कॉरपोरेशन के वास्तविक वाले एक अनाथालय में अधिकारियों के अस्तित्व युवा उच्च रीतियों के हॉस्टल कॉलेज के बीच गतिशोध का जवाब देते हैं, जिसे